चाणक्य का संदेश मिलते ही चंद्रगुप्त और उसके मित्र कौमुदी उत्सव के पहले वाले रात को राजकोष लूटने की योजना बनाते हैं। शशांक की योजना अनुसार जब वो खदान की ऊंची चोटी से नगाड़ा बजा रहा होता है तो उसकी आवाज से सभी कैदी वहां एकत्रित होते हैं कि तभी मूरा धनानंद से टकरा जाती है। मां को धनानंद की कैद से छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त धनानंद पर पत्थर से प्रहार करता है। प्रहार के बाद धनानंद का शक यकीन में बदल जाता है कि इन सभी घटनाओं में कार्बी का हाथ है और वो उसे बंदी बना लेता है। बाली चंद्रगुप्त और उसके मित्रों को कुंभी घास देने जाता है तो अमात्य के विशेष सैनिक दल वहां आ जाते हैं और दधीच को बंदी बना लेते हैं। मृत्यु के डर से दधीच अमात्य को चाणक्य और चंद्रगुप्त की सारी योजना बता देता है और जब बाली दधीच को छुड़वाने का प्रयास करता है तो अमात्य बाली को मौत के घाट उतरवा देता है और मूरा को भी बंदी बनाने का आदेश देता है। उधर चंद्रगुप्त अपनी मां को ढूंढने का पुनः प्रयास करता है। अरे ये तो यहाँ बैठी है। अरे ले चलो इसे। हाँ हाँ ले चलते हैं। नहीं 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 छोड़ दो। माँ, ये तो मेरी माँ की आवाज। चलो। शशांक, दिग्विजय, वो सैनिक मां को छोड़ ले। चलो। अरे ये तो कोई दूसरा बंदी है। अमात्य ने कहा था अब ध्यान पूरी तरह गुप्त रहना चाहिए। चलो शीघ्रता से चलो। चलो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त चले चलो। चलो यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या तुम सत्य कह रहे हो अमात्य? आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज कि मैं बिना सत्यापन और पुनः सत्यापन के आपके सामने कभी कोई बात नहीं बोलता। वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो चलो इसका पूरा पता स्वयं कार्बी से ही कर लेते हैं। आओ। आचार्य, धनानंद के सैनिक मूरा को उठाकर महल ले गए हैं।
वही हुआ जिसका मुझे भय था। बात खुल चुकी है। धनानंद अब कार्वी से अवश्य मिलेगा। प्रिय अनुज, हमें सब पता चल चुका है। उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ मिलकर हमारे राजकोष को लूटना चाहता है। समाप्त। अब तेरा ये खेल समाप्त। कौन ब्राह्मण? कैसा ब्राह्मण? अनुज, अब इतना भोला बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है मगध के शत्रु चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त यहां पर अपने दल के साथ हमारा राजकोष लूटने पूरी तैयारी के साथ यहां अपना कार्य कर रहा है। कार्वीनाथ कायर नहीं है महाराज। हत्या करनी है तो कर दीजिए, परंतु मिथ्या आरोप सहन नहीं करूंगा। चंद्रगुप्त मेरा नहीं, स्वयं आपका गुप्तचर है। उसे तो चाणक्य मेरे पास बंदी बनाकर लाया था, कारागृह में डालने के लिए। और जब मैंने चंद्रगुप्त से पूछा तो उसने भी बताया कि वे तो अब क्या होगा आचार्य? क्या धनानंद हमारे सारे अभियान को कुचल देगा? धनानंद को जितना मैंने समझा है उसके अनुसार वो सब कुछ जैसे चल रहा है चलने देगा। वो इसकी तह तक पहुंचना चाहेगा। इस लूट के अभियान से वो मुझ तक पहुंचना चाहेगा। महाराज, मुझे तो आप मृत्युदंड ही दीजिए, परंतु उससे पहले उन मां बेटे का वध अपने हाथों से करना चाहता हूं। अनुजना, दिन्ना तिक दिन्ना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। हमें उस दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य को पकड़ना है और कौमुदी महोत्सव की मंगल बेला में उसे सार्वजनिक मृत्युदंड देना है। फिर कितना? किंतु महाराज, मुझे अब तक उसकी पूरी योजना के बारे में पता नहीं चला। मुझे पता है। मुझे उनकी पूरी योजना के बारे में पता है। वे निर्जन छोटी सुरंग से राजकोष का सारा स्वर्ण लूटकर मल और कचरे के गड्ढे में फेंक देंगे और वहां से मल कचरा एकत्र करने वाली गाड़ी में मल कचरे के साथ साथ राजकोष का सारा स्वर्ण भी बाहर निकलेगा। हमें योजना बदलनी पड़ेगी। एक ऐसी योजना जो कहानी में अप्रत्याशित मोड़ ला सके। एक ऐसा मोड़ जिसे वे भी ना भांप सके, क्योंकि यह तय है कि मेरा आखेट करने के लिए वे मूरा को चारे की तरह प्रयोग में लाने वाले हैं। हाँ, तो तुम्हें तब तक इस बंदीगृह में रहना होगा जब तक वो हमारे राजकोष को लूटते हैं। तुम चंद्रगुप्त को रोकोगे और हम मिलेंगे उस दुष्ट ब्राह्मण चाणक्य को हंसनी चोटी पर। दा दा दिन्ना दा दा दिन्ना दा दा दिन्ना। अब करेगा ये धनानंद उस दुष्ट चाणक्य का शिकार, और इस शिकार में उसे लुभाने के लिए अपनी पकड़ में लाने तक चारा होगी मोरा। क्या कहा था उसने गला फाड़ के कि वो
हमें हमारी राजगद्दी से हटाएगा और उस बालक को राजा बनाएगा। तिरकिट था। हम भी देखते हैं कैसे बनता है वो बालक राजा। उस दुष्ट लड़के के जीवन का अंत होगा। अब ये हमारी भी प्रतिज्ञा है दुष्ट बामन, और फिर तुझे भी हम कर देंगे देवदार। इस अभियान की सफलता ही पहला ठोस चरण होगा चंद्रगुप्त का। उसके राजा बनने की योग्यता का पहला संकेत, मेरे अखंड भारत के सपने को पूरा करने की पहली झलक। तो अब देखता हूं मैं कौन रोकता है चंद्रगुप्त को सफल होने से। हट है ये मेरा, ये मेरा शिष्य खरा उतरे अग्नि परीक्षा। विचित्र खेल हो रहा था, जिसमें उस समय के महान नायक चाणक्य और महान खलनायक धनानंद दोनों चंद्रगुप्त का भविष्य गढ़ रहे थे। वही नियति उसे उस युग के सबसे बड़े सम्राट सिकंदर से जोड़ रही थी। सम्राट, गांधार के युवराज और मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। सम्राट, वे आपसे कई बहुमूल्य उपहारों के साथ मिलने आए हैं। उन्हें आने दिया जाए।
महान सम्राट की जय हो। सम्राट, ये है। हमें पता है आप कौन हैं। आप हमें यहाँ आने का कारण बताएं। बताते हैं, आने का कारण भी बताते हैं, किंतु उससे पहले जो हम महान सम्राट के लिए उपहार लेकर आए हैं उन्हें भेंट करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। 101 उत्तम जाति के सुसज्जित गांधारी अश्व, 101 सुसज्जित हाथी, वो भी महावतों के साथ, सहस्र सुवर्ण मुद्राएं और इसके साथ हीरे मोतियों से भरी एक ज्वाहर मंजूषा। सर्वप्रथम हम सम्राट से यह निवेदन करना चाहते हैं कि मैत्री के प्रतीक इन उपहारों को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। इनके बदले में तुम्हें हमसे क्या चाहिए? सम्राट, कृपया आप हमें यूं अन्यथा मत लें। ये उपहार तो हम अपनी तरफ से आपके सम्मान के लिए लाए। इन उपहारों को आप हमारी ओर से अपना आदर समझें। आदर? या डर? आपके पास हमें आपका डर नहीं लेकर आया है सम्राटों में सम्राट सिकंदर। हम यहां आपके समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाने आए हैं। मैत्री? अभी अभी मिले हैं और मित्रता की बात करते हैं। तुम जानते भी हो कि मित्रता कहते किसे? परंतु सम्राट सिकंदर, हमसे मित्रता के बाद किसी का भी रक्त नहीं बहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? सम्राट, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि आप केवल एक वीर योद्धा ही नहीं,
अपनी विशाल सेना के साथ एक महान विजेता भी हैं। किंतु सम्राट, ये बात भी अब किसी से छुपी नहीं है कि आपकी विशाल सेना इतने युद्ध लड़ते लड़ते अब थक चुकी है। सावधान राजकुमार, अब इसके बाद बिना सोचे समझे एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। कहीं ऐसा ना हो वो शब्द तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शब्द बन जाए। सम्राट सिकंदर, संपूर्ण भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको न जाने और कितने रक्त रंजित युद्ध लड़ने पड़ेंगे। बहुत प्राण जाएंगे, बहुत समय भी जाएगा, किंतु आप इन सब से बच सकते हैं यदि आपको हमारी मित्रता स्वीकार हो तो। हमसे मित्रता स्वीकार करने के बाद हम गांधार के राजकुमार आपको अपने राज्य से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध रहित मार्ग प्रदान कर सकते हैं। फिर आपकी हर विजय सुखद, सुगम और रक्त रहित होगी। हमसे मित्रता आपको ऐसी आरंभिक विजय दिलाएगी कि फिर किसी भी पक्ष को रक्तभान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल सहयोग ही सहयोग बढ़ेगा। यह हम दोनों पक्षों के लिए लाभ का व्यापार है। हम ही विजेता और आपके लिए भारत में आगे बढ़ने का सुगम मार्ग। तो तुमने बताया कि इस मित्रता से हमें क्या फायदा होगा। अब ये बताओ कि इस मित्रता से तुम्हें क्या फायदा। सम्राट सिकंदर, आप मुझे अपनी छत्र छाया में राज चलाने देंगे। हम आपकी सहायता से गांधार की सीमाएं विस्तृत करना चाहते हैं। हमें भी लाभ ही लाभ है इस मित्रता से। तो फिर आओ हम गले मिलकर इस दोस्ती पर मोहर लगा दें। इतिहासकारों का मानना है कि आंबे पुत्र आंबिक ही भारत का पहला देशद्रोही था जिसने विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर को अपनी मातृभूमि को दास्ता की बेड़ियों में बांधने आश्वस्त सुविधा सहित आमंत्रित किया था। किंतु उसी समय इस धरती ने महान देशभक्तों को भी जन्म दिया, जिनमें से एक था पोरस। जिसके गुप्तचरों से यह तथ्य छुपा नहीं रह पाया कि गांधार का राजकुमार आंबिक सिकंदर से मिल गया है। इसीलिए उसने तुरंत अपने महामंत्री इंद्रदत्त को आचार्य चाणक्य के पास सहायता और विचार विमर्श के लिए भेजा। गांधार, मुझे मेरे गुप्तचरों से जो सूचना मिली उसके अनुसार युवराज आंबिक मैत्री संधि की भीख मांगने के लिए सिकंदर के पास बहुमूल्य उपहारों के साथ गया था।
कैसे हो मित्र? अच्छा हूं मित्र। ये पुरुषदत्त और ये भद्रभट्ट दोनों मेरे शिष्य हैं। और ये है मेरे मित्र इंद्रदत्त। आज ये पुरुराज के महामंत्री हैं, किंतु गुरुकुल में हमने एक ही श्रेणी में साथ साथ शिक्षा ली है। विराजिए। तो अंततोगत्वा आपको सिकंदर के सिंधु नदी पर छावनी लगाने और उसके शीघ्र ही भारत में प्रवेश करने की सूचना मिल ही गई। किंतु आपको यह नहीं पता कि उसे भारत प्रवेश हेतु कौन मार्गदर्शन दे रहा है? गांधार। मुझे मेरे गुप्तचरों से जो सूचना मिली उसके अनुसार युवराज आम्बिक मैत्री संधि की भीख मांगने के लिए सिकंदर के पास बहुमूल्य उपहारों के साथ गया था। हमें लगता है कि गांधार के साथ संधि करके सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ पंचनद राज की सीमाओं को चुनौती देगा। गांधार भारत से विश्वासघात नहीं कर सकता। जानता हूं मैं आम्बिक राज को, वे ऐसा नहीं कर सकते। यह अवश्य उनके सुपुत्र आम्बिक कुमार की करतूत है, गांधार का भावी राजा। जो भी हो चाणक्य, हमें तो अब आपके युद्ध शास्त्र के गूढ़ ज्ञान से ही आशाएं हैं। आम्बिक देशद्रोही है। महाराज पुरु को भारत का सबसे बड़ा देशभक्त होने का अवसर मिल गया समझो। पुरुराज को सिकंदर के साथ निर्भय होकर वीरता से युद्ध करना चाहिए। किंतु उनका सैन्य बल संख्या में हमसे कहीं अधिक होगा। मानता हूं गांधार से संधि के पश्चात सिकंदर सर्वप्रथम छोटे छोटे पर्वतीय राज्यों को जीतेगा, किंतु उसके आगे भारत खंड तो उसके लिए भी एक नया और अपरिचित क्षेत्र ही होगा। पंचनद तक पहुंचते पहुंचते उसे अपनी सेना से असहयोग मिलने लगेगा। ऐसे में वे भले ही संख्या में अधिक हों, झेलम नदी महाराज पुरु के लिए एक सुदृढ़ रक्षा कवच बन सकती है। यहां आप उसे छका सकते हैं, थका सकते हैं उसे। बस जितना हो सके उसके सम्मुख युद्ध टालने की चेष्टा करना, अपनी सेना को संगठित कर झेलम के पार उससे मोर्चा लेना। सिकंदर जब तक झेलम पहुंचे वर्षा ऋतु आ चुकी होगी। वर्षा ऋतु में झेलम का जल स्तर बढ़ जाता है, वो विशाल और भयानक हो जाती है। बस इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाना। सिकंदर के लिए ये परिस्थितियां विषम होंगी, किंतु महाराज पुरु के लिए जानी पहचानी। और ऐसे में झेलम सिकंदर के लिए ऐसी बाधा बन जाएगी कि उसे पार कर पाना उसके लिए सरल नहीं होगा। इसलिए उफनती झेलम जब उन्हें रोकेगी तब विश्व विजयी सिकंदर की सेना का मनोबल भी टूट जाएगा। इंद्रदत्त, तब आप उसे बुद्धि से पराजित कर सकते हैं। अपने दूरदृष्टा सैनिकों को सदा सिकंदर पर सजगता से दृष्टि बनाए रखने के आदेश देना। यदि वो उनकी दृष्टि से ओझल हुआ तो वो आपके विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए सदा उस पर दृष्टि और उसका मनोबल तोड़कर अप्रत्याशित वार। चाणक्य, आपके इस विश्लेषण और परामर्श के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। वैसे धनानंद के विरुद्ध लड़ने के लिए यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करना। आप तो मेरे बारे में सारी जानकारी जुटा कर आए हैं इंद्रदत्त।
चाणक्य, यदि मित्र मानते हो तो याद रखना, मित्र सदा मित्र के काम आता है। किसी भी कार्य के लिए झिझकना मत, मित्रता को लज्जित मत करना। अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपसे एक सहायता की अपेक्षा रखता हूं। कहिए। आपके साथ सदैव पांचाल की उत्तम श्रेणी के योद्धा रहते हैं। सत्य कहा आपने। ये रहे उच्च श्रेणी के योद्धा जो अभी भी मेरे साथ हैं। मुझे इनकी आवश्यकता है इंद्रदत्त। तो अभी से ये सब आपके हुए चाणक्य। कृतार्थ हुआ। ये अजब संयोग की बात है चंद्रगुप्त कि तुम यहां आए तो थे अपनी मां को ढूंढने, और उलझ गए धपोली के ग्रामीणों में यह नियति ने लिखा है तुम्हारी कि वे एक बार फिर से तुम्हारी मां को तुमसे दूर ले गए। हो सकता है नियति ने तुम्हारे लिए कोई दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया है। तुम्हें याद है जब तुम मेरे घर आए थे और मैंने पहली बार तुम्हें देखकर तुम्हारे ललाट को पढ़कर कह दिया था कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में 2 विकल्प आएंगे और उनमें से तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। आज वो चुनाव की घड़ी आ गई है चंद्रगुप्त। विकल्प चुनते समय मेरी एक बात याद रखना चंद्रगुप्त, एक राजा की तरह सोचना। ये सही है कि तुम जन्म से ही राजकुमारों वाले गुणों के साथ जन्मे हो, किंतु एक राजा संघर्षों से बनता है और जिन जिन परिस्थितियों से तुम निकल रहे हो उनसे पककर बनोगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे साथ जो हो रहा है। जो हो रहा है हो जाए, परंतु मैं मात्र आचार्य के बताए हुए मार्ग पर ही चलता रहूंगा। उनके अखंड भारत के स्वप्न के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर मैं लड़ता रहूंगा। हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, और यह भी हो सकता है कि नियति कल हमारा दूसरा मार्ग भी बंद कर दे, क्योंकि अब हम राजकोष कल नहीं, आज रात ही लूटेंगे। आज रात? किंतु क्यों? कल राजकोष लूटने वाली बात तो मात्र हवा में फैलाने के लिए थी। हमारी वास्तविक योजना तो ये है कि हम सबको चकित करते हुए राजकोष कल नहीं, आज रात ही लूटेंगे। नियति तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त। खदीजी, आप मात्र आज रात राजकोष लूटने के लिए तैयार रहना। हम राजकोष आज रात लूटेंगे। कल तुझमें और उस दुष्ट काले बामन में से किसी एक को चुनना होगा। क्या करेगा वो? किसे चुनेगा? हाँ?
तेरी आंखों में देखना है कि अपने बेटे को मिलने की छटपटाहट है कि नहीं। देखना है कि कल तेरे प्राणों के बदले जब तेरे बेटे को उस चाणक्य की अंतड़ियां निकालने का आदेश हम देंगे, तब वो तेरे लिए अपने गुरु के प्राण निकालेगा या नहीं। पढ़ने दे हमें अपनी आंखें। क्या? मेरा चंद्रगुप्त जीवित है? जीवित है, पूरी तरह जीवित है वो। तुम्हें पता है, हमारे सैनिक बता रहे थे कि जब वो तुम्हें अगवा करके ला रहे थे, तब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मां 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 तिरकिटदा। जानते हो अमात्य, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आज भी इसका बेटा इसे भूला नहीं। आज भी उसका हृदय अपनी मां के लिए धक धक धड़कता है। देखा, वो दुष्ट काला बामन असफल हो गया। इसके बेटे को राजा बनाने के लिए वो उसे भावना विहीन करना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ है? भावना तो है, मां है। अब कैसे बनेगा वो योद्धा? कैसे बनेगा वो राजा? दादा दिगर हे ईश्वर, इसके चेहरे की पीड़ा तो देखो। अपने बच्चे के जीवित होने की बात सुनते ही आंखों में दुख, पीड़ा। कल तुझमें और उस दुष्ट काले बामन में से किसी एक को चुनना होगा। क्या करेगा वो? किसे चुनेगा? हाँ? जीवित है मेरा पुत्र, मेरा चंद्रगुप्त जीवित है। लेकिन वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा धनानंद, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तू देखना, एक दिन वो तुझे अवश्य मारेगा, क्योंकि यही नियति का लेख है। नियति का लेख। कल नियति का लेख हम स्वयं लिखेंगे। तुझे जो लिखना है तो वो लिख, क्योंकि वो तुझे मारेगा। वो तुझे अब मारेगा धनानंद, लेकिन अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे नहीं छोड़ेगा वो। ये एक माँ की प्रार्थना है उस ईश्वर से अपने पुत्र के लिए, और एक माँ का श्राप है तेरे लिए। मेरा चंद्रगुप्त तुझे मारेगा, मेरा चंद्रगुप्त तुझे मारेगा, समझा तू?
यहाँ पे तो सैनिकों का कड़ा पहरा है। मित्रों सुनो, सैनिकों की एक टुकड़ी के जाने और दूसरी नई टुकड़ी के आने के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल में मैं चलती हुई घास लेकर उन वातावरणों में डाल दूंगा और फिर दौड़कर वापस आ जाऊंगा। ठीक है? नहीं चंद्रगुप्त, इससे तुम्हारे जीवन में संकट पहुंच सकता है। नहीं देख विजय, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ये कर लूंगा। शशांक, तुम मुझे वो बस घास जला जला कर देते रहो। ठीक है। घास दो। यहाँ तो चारों तरफ आग लग गई है, भागो! भागो!